Welcome back students. Today we are going to discuss next 5 question in class 14. Question number 66 to 70. As you know, we have already covered up to 65 question in previous 13 classes. You should see those previous videos to get better understanding of more concepts. Okay, let's start with question number 66. UN Devar, NC Saxena, Virginis Jasa and Mel Lokra. आपको 4 पर्सनैलिटी दी हैं और लेट्स जो लिस्ट 2 है उसमें ये बताने कि कौन से किससे मैच करती है। नीचे कॉम्बिनेशन दे रखा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब UN देवार हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। ये आपके CM रह चुके हैं बॉम्बे स्टेट के। उस टाइम में बॉम्बे स्टेट होता था तो 1955-56 के आसपास की बात है। उस टाइम के CM रह चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर भी थे। इन्हीं की ही जो अध्यक्षता में 1960 में कमीशन बनाया था, शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइब शेड्यूल कमीशन। ठीक है, अब इसी कमीशन के बेस पे इन्होंने क्या कहा था कि देयर इज़ एन इनइक्वालिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जिसके बेस पे आगे जाके क्या बनता आपका एक ग्रुप जिसका नाम था PVTGs। वैसे तो पार्टिकुलर वनरल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका नाम पहले कुछ और था, फिर बाद में नाम इसका चेंज हो गया था। इसमें टोटल 75 हैं ग्रुप्स का है ट्राइब्स के, जिसके ओवरऑल पॉपुलेशन 2001 सेंसस के हिसाब से लगभग 22 लाख के आसपास थी। ठीक है, ये वैसे सेंसस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि PVTs होते क्या। उसका एक कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन या फिर स्टडी होनी चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी कम है लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में। जैसे इस चीज़ को रिलेट करने के लिए आप सोच सकते हो कि अंडमान के काफ़ी सारे ट्राइब इसमें इंक्लूड है। ठीक है ना, जो सेंथनालीज हो गए, सेंटिनलीज बोलते हैं ना इसको, सेंटिनलीज हो गए, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं ना वो PVTs के अंदर है। तो आप समझ पाओगे कि हाँ, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो सकती है या फिर काफ़ी कम है और एक उसमें ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन में। बैकवर्ड स्टेटस है, लैंग्वेज उनकी या तो काफ़ी कम लोगों को पता है या फिर उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये आते हैं PVTGs में। एक लिस्ट से है, आप करेक्टरिस्टिक्स अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या इंक्लूड है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट था कि कैसे कैसे रिलेट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी देखते हैं। NC सक्सेना, ये किससे रिलेटेड थे? ये आपके नेशनल कमेटी ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था? 2006 में। फिर ये कमेटी कब बनी थी? 2010 में। ठीक है, तो ये जो आपके NC सक्सेना साहब हैं, ये 22 साल की उम्र में IAS ऑफिसर बन गए थे। उस टाइम के यंगेस्ट IAS ऑफिसर का इनके पास रिकॉर्ड सा था एक। अब इन्होंने क्या कहा था, वैसे आपको पता होगा ये वेदांता रिसोर्सेज का काफ़ी फेमस सा केस है एक। ये प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे लेकिन NC सक्सेना की रिकमेंडेशन के हिसाब से उनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था, क्योंकि वो ट्राइब्स को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज गाइडलाइंस थी, CFIR गाइडलाइंस बोलते हैं इनको, इसको इन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं। ये है वर्जिनिस ज़ाज़ा। इनकी रिपोर्ट थी कम्युनिटी ऑन सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने टोटल 5 इसमें ट्राइब्स में इश्यूज बताए थे। तो वो क्या क्या थे? एक तो जैसे उनका एजुकेशन ही हो गया, एक उनकी हेल्थ हो गई, एक उनका लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक तो उनका डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन का इशू, एक उन्होंने बताया था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे। ठीक है, उन्होंने ये टोटल 5 इश्यूज बताए थे जो ट्राइबल काफ़ी लार्ज स्केल पे फेस करते हैं, और उसके ऊपर काम करने को गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भी दी थी। ठीक है, ये एक बाद में अभी रिसेंटली इनके एक कमीशन और बना था, एक हाई लेवल कमेटी बोल सकते हो, 2013 में बनी थी इनकी चेयरमैनशिप के अंडर ही। ये उसके भी हेड रह चुके हैं, वो भी ट्राइबल से रिलेटेड थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है,
जब पीएमओ ऑफिस ने उनको बोला था कि उसके कमेटी के ऊपर काम करने को। आखिरी है जो आपके BN लोकुर साहब हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं 2012 से 18 के बीच में। इन्होंने क्या किया था, एक कमेटी को लेड किया था जो कि रिलेटेड थी रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, जिसके अंदर देखा गया था कि किनको हम आज इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं SC एंड ST की लिस्ट में। ठीक है, वे अपने जुडिशियल एक्टिविज़म के लिए काफ़ी फेमस हैं, जिसमें इन्होंने ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस वाली एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रखी हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। तो अब कोड तो आप मैच कर ही लोगे, A का 4, ठीक है, A का 4 NC सक्सेना नेशनल कमिटीज़ ये हो ये। अब आंसर मैच कर लोगे आप, वैसे मैंने आंसर हाईलाइट कर रखा है, आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्रेस्टीज इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, कॉन्स्पेस कंजप्शन, साइलेंट ट्रेड, इन कॉन्सेप्ट को मैच करना है इनके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आपका जैसे नाम से पता चले साइलेंट ट्रेड क्या होता है कि दो म्यूचुअली डिस्ट्रस्टिंग एथनिक ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना, फिर भी उनमें ट्रेड होता रहना, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ऐसा उस चीज़ को बोलते हैं साइलेंट ट्रेड। ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल को एस्केप कर जाती है। ठीक है, कि ऐसा नेटवर्क प्रोड्यूसिंग एंड सर्कुलेटिंग ऑफ कमोडिटीज़, लेबर एंड सर्विसेज फॉर वेरियस रीजन अवॉइड्स गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, अब आई बच्चे प्रेस्टीज इकोनॉमी एंड कॉन्स्पियस कंजप्शन। अब ये देखते हैं कॉन्स्पियस कंजप्शन क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो हायर क्वालिटी के गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, ताकि वो क्या करें, अपनी सोशल प्रेस्टीज को दिखा सके। ठीक है ना, अपने वेल्थ को दिखा सके। तो ये होता है कॉन्स्पियस कंजप्शन। प्रेस्टीज इकोनॉमी क्या होती है कि जिसमें अपना क्रिएशन ऑफ सरप्लस फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग वेल्थ एंड गिविंग इट एरे टू रेज वन स्टेटस, ये आपका होता है प्रेस्टीज इकोनॉमी। ये आपका 3 पार्ट मॉडल है, उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है ना, ये आपने पियर बोर्डो वाला एक कॉन्सेप्ट, उनके जब वो थिंकर है उनका एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन होती है। ठीक है, कि कैसे हम इससे अपना कल्चरल अप्रोच देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। प्रेस्टीज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था। ठीक है, 3 पार्ट मॉडल का एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, C चॉइस, जैसे कि आप देख सकते हो। एक सेकेंड, ये हो गया जैसे कि साइलेंट ट्रेड हमने ये मिलाए थे ना, साइलेंट ट्रेड D का 3, इनफॉर्मल इकोनॉमी B का 4, प्रेस्टीज इकोनॉमी ये एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, कॉन्स्पियस कंजप्शन शो वी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ फॉर सोशल प्रेस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पर्सनैलिटीज आर गिवन, SC दुबे, DN मजुमदार, BK राय एंड LP विद्यार्थी, इकट्ठी इन्होंने बुक लिखी थी, MN श्रीनिवास। तो इन पर्सनैलिटी के बारे में फिर ये बताने कि कौन सी बुक किससे रिलेटेड है। फिर से ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको चारों पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन थिंकर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो काफ़ी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। एक ओवरव्यू में आपको फिर भी दूंगा इसमें। अब जैसे पता है कि SC दुबे की बुक है इंडियन विलेज, काफ़ी फेमस है। DN मजुमदार, इनकी बुक है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, काफ़ी फेमस बुक है। MN श्रीनिवास, इनका नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। BK राय एंड LP विद्यार्थी ने मिल के बुक लिखी थी ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सारी बुक्स को देखते हैं, पहले इन पर्सनैलिटी को देखेंगे। शुरू करते हैं SC दुबे से। SC दुबे ये आपके 1922 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, 1922 में इनका बर्थ हुआ था। MP के रहने वाले थे। ठीक है, अब तो एक्सपायर हो गए, 1996 के आसपास एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, अब SC दुबे ने जो बुक लिखी थी उस सबसे पहले इनका क्या वर्क रहा था, एक था फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इनका पहले, इसके बाद जो ऑफिशियल जो इनकी फर्स्ट बुक आई थी उसका नाम था कमार।
द कमार्स, ठीक है। ये कमार ट्राइब एमपी में ही था, ये रहने वाले भी एमपी के थे, तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी, ठीक है। इसके बाद जो बुक लिखी थी उन्होंने वो थी इंडियन विलेज, इंडियन विलेज, ठीक है। ये कब लिखी थी आपकी 1955 में, हाँ जहाँ तक मुझे याद 1955 ही थी, ठीक है। तो इस बुक में क्या किया था, शामीरपेट रीजन था तेलंगाना का, उसके ऊपर एक विलेज के ऊपर कंप्लीट स्टडी करी थी। विलेज के अंदर उसमें जैसे कि वहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, सोशल प्रैक्टिस क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनके साथ साथ उनका इकोनॉमिक डिवीज़न कैसा है चीज़ों का, उनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो एक ओवरऑल कंप्लीट विलेज की स्टडी करी थी इन्होंने, ठीक है। और इनसे रिलेटेड और क्या क्या पता होना चाहिए आपको, जो एस सी दुबे साहब से रिलेटेड, एक जैसे कि इन्होंने बुक लिखी थी इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस। इसमें क्या क्या बता रहे थे कि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ह्यूमन फैक्टर्स हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में, उसके ऊपर इन्होंने हाईलाइट किया था, ठीक है। एक वैसे जो आपके एस सी दुबे हैं और एम एन श्रीनिवास हैं, इनमें एक जो थॉट क्लैश होता है किसके ऊपर, डोमिनेंट कास्ट के ऊपर। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस डोमिनेंट कास्ट को डिसाइड करता है, और एस सी दुबे साहब का कहना था कि इकोनॉमिक स्टेटस की बजाय वहाँ का जो है ना रिचुअल्स जो परफॉर्म करते हैं वो एक कास्ट हायरार्की आपकी डिसाइड करती है कि अपर कास्ट क्या होगी, लोअर कास्ट क्या होगी। जिसे अब जो एम एन श्रीनिवास है वो उनकी स्टडी करी थी उन्होंने कुर्ग के ऊपर, उन उसके हिसाब से थी। एस सी दुबे ने जो स्टडी करी थी वो इस विलेज के ऊपर स्टडी करी थी, तब उनके हिसाब से वो था। उसके इससे रिलेटेड एस सी दुबे साहब ने एक पेपर भी पब्लिश किया था कि डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप, डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप, ठीक है। तो इनका डोमिनेंट कास्ट का क्या था, जो रिचुअल्स परफॉर्म करता है हायर कास्ट की, वो हायर स्टेटस में आएगा, ठीक है। एम एन श्रीनिवास का इकोनॉमिक बेसिस का था, ठीक है। इन्होंने एस सी दुबे ने अपना इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं उसको अवेयरनेस से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी काफ़ी वो क्या बोलते एक मोनोग्राफ सा तैयार किया था, जिसमें उनको बताया था कि कैसे ये उनका कि ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी है इन चीज़ों को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इनकी कुछ अदर पब्लिकेशन जो आपको पता होनी चाहिए मैं आपको नोट कर देता हूँ यहाँ पे। एक काफ़ी फेमस थी इनकी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये 1970s की है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। एक लिखी थी इन्होंने 1980s में सेक्युलराइजेशन इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, की सोसाइटी है अपनी धीरे धीरे क्या हो रही है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में के फॉर्म में डेवलप होता जा रहा था इंडिया, जो कि फिर उसमें सेक्युलराइजेशन होता जा रहा था, ठीक है। हम ये आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, सेकुलराइजेशन, ठीक है। एक लिखी थी इन्होंने ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, एक जो इसके अलावा काफ़ी एक फेमस बुक थी 1998 की है, उस बुक का नाम था एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया, ठीक है। एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया, ठीक है। ये इनकी बुक से आप एक गूगल पेज करना, एक थिंकर का नाम लिखना, उनसे रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लेना, उनकी पब्लिकेशन क्या थी, तो ऐसे ही आप थिंकर को तैयार कर सकते हो। कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर कोई फेमस कॉन्सेप्ट है तो एक्सप्लेन है तो आपको उस कॉन्सेप्ट का पता भी होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को ऐसे प्रिपेयर कर पाओगे, वरना तो कन्फ्यूज होते रहोगे कि कौन सा बुक है, क्या किसको किसने दिया था, कैसे याद करना है, ठीक है। डी एन मजुमदार,
इनका पूरा नाम था धीरेन्द्र नाथ मजुमदार। ठीक है, ये आपके पटना के रहने वाले थे, पटना में इनका बर्थ हुआ था। तो इन्होंने जो फील्ड वर्क किया था, एक सबसे काफ़ी फेमस फील्ड वर्क है इनका कि हो ट्राइब पे, ये बिहार में पड़ते हैं, हो ट्राइब। इसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने गोंड्स, जो आपके बस्तर में है, बस्तर रीजन में जो गोंड्स हैं उनके ऊपर, भील हैं जो गुजरात में रहते हैं उनके ऊपर, खासा हो गया, कोरवा हो गया, थारू हो गया, इन टाइप्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी स्टडी कर रखी है। उनसे रिलेटेड फील्ड वर्क उन्होंने पब्लिश भी किया था बाद में। तो इनकी जो बुक्स हैं उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, वो हैं, एक सबसे पहले जो आपको याद रखना है, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन। इसमें ये क्या किसके ऊपर बात करते हैं, कल्चर पैटर्न के ऊपर। ठीक है, कल्चर पैटर्न के ऊपर। एक बुक तो आपको ये याद रखनी है, एक इनकी आप क्या रखते, जो इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये 1956 की है। फिर ये आपको कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज 58 में ये बुक लिखी थी, 1958 में। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या किया था, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कास्ट और कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में कैसे एक इंडियन विलेज में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। कि जैसे कि इन्होंने कहा था कि कास्ट रिलेशंस है ना और कम्युनिकेशन पैटर्न्स है कि इंडियन विलेज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके इर्द गिर्द जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे उनका हायरार्किकल ऑर्डर डिसाइड होता है, ठीक है, कैसे उनकी ओवरऑल कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस कैसे डिमाइन होती है, वो उनकी कास्ट और उनके बीच के कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी को देखते हैं। एलपी विद्यार्थी हैं, ललिता प्रसाद विद्यार्थी, ये आपके 1931 में बोर्न हुए थे। इन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्बन पैटर्न ऑफ रांची। एक प्रोजेक्ट सा था जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया था। एक इन्होंने काम किया था बिरहोर में, ठीक है, वहाँ पे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था 1966 में। इन्होंने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने स्टडी करी थी एक तो काशी वाले रीजन में गया, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने स्टडी करी थी। तो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी इसको देख लीजिए। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र, आपने सुना होगा सेक्रेड कोई चीज़ पवित्र। तो ये क्या क्या कंस्टिट्यूट करती है, इन्होंने कहा था टोटल 3 चीज़ मिलके सेक्रेड कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। एक वहाँ की ज्योग्राफी, ठीक है, सेकंड उन्होंने बताया था वहाँ पे जो रीति रिवाज परफॉर्म करते हैं परफॉर्मेंसेस, और एक उन्होंने बताया था जो उसको परफॉर्म करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या कंस्टिट्यूट करते हैं आपका सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो हिंदू पैलेस होते हैं ना, जो हिंदुओं के पिलग्रिमेज होते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एक कंटिन्यूटी, कॉम्प्रोमाइज़ एंड कम्बिनेशन बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटल ट्रेडिशन। ये इनका कहना था कि जो हिंदू ट्रेडिशन है ना, प्रैक्टिसेस हैं, वो एक तरह का आपको ग्रेट ट्रेडिशन और लिटल ट्रेडिशन के बीच में जो है ना, उनका एक कम्बिनेशन दिखाती है। वो कहाँ दिखाते हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट है जो हिंदुओं की होती है उस पर, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ मिलता है। ठीक है ना, ये सेक्रेड कॉम्प्लेक्स वर्चुअली देखो तो क्या होगा, एक मर्जिंग पॉइंट हो गया ना डिफरेंट ट्रेडिशन, कास्ट एंड कल्चर्स का। तो ये कहाँ पे पॉसिबल होता है, वो एक पिलग्रिमेज साइट होगी, क्योंकि वहाँ पे कास्ट नहीं देखनी, वहाँ पे उनका कल्चर नहीं देखना, तो बस एक सेट परफॉर्म्ड ना प्री डिटरमाइंड सेट्स हैं, उन्हीं को ही फॉलो करना है। तो एक क्या हो गया, एक कल्चर कॉम्प्लेक्स सा बन गया ना। तो इससे रिलेटेड उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है।
इसके अलावा इन्होंने माले ट्राइब पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि 1963 में दिया था। मालेर के ऊपर जो स्टडी करी थी उसका नाम था द मालेर नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी। मालेर कहाँ पे है? ये आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, मालेर ट्राइब कहाँ का? बिहार का ट्राइब है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज थी, नेचर का मतलब क्या है, मैन का क्या है, स्पिरिट का मतलब क्या है। नेचर का मतलब होता है कि माले ट्राइब कैसे नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक इंटरेक्शन बिटवीन मालेर्स एंड इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स, जो कि मालेर की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उसको बोला नेचर। मैन से इनका मतलब था कि वहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली है, मैरिज है, उसको रिप्रेजेंट किया था मैन से। और जो स्पिरिट है, जैसे कि स्पिरिट, जैसे हम नाम से पता चले ना कि सुपर नेचुरल वर्ल्ड से जो रिलेटेड कर रहे हैं, कि कैसे वो अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं। उनका स्ट्रॉन्गली बिलीव था कि स्पिरिट्स ऑफ जो डेड एंसेस्टर्स हैं उनमें पावर है कि वो कैसे इनकी डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये उनका एक सोशल पैटर्न है, कैसे वो उनकी स्टडी में जब उन्होंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया था, बाद में इसका नाम रखा था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेचर क्या एक्सप्लेन करता है कि इकोलॉजिकल सेटिंग्स कैसी हैं, मैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिरिट स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने जैसे सेक्रेड ज्योग्राफी में ये भी बोला था कि सेक्रेड ज्योग्राफी में आपका एक सेक्रेड एरिया होता है, एक सेक्रेड सेंटर होता है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये सेक्रेड एरिया हो गया, एक सेक्रेड सेंटर हो गया। ठीक है, एरिया में आपका कंप्लीट एंटायर विलेज आ जाता। सेंटर क्या होता है, कुछ ऐसे जो स्पॉट्स जहाँ पे मेन रिचुअल्स और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि मान लो एक गांव है और एक मंदिर हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका एक सेक्रेड ज्योग्राफी हो गई, जिसके अंदर एक सेक्रेड एरिया है और एक सेक्रेड सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो लिखी थी बी के राय के साथ मिलकर लिखी थी ना, ये जिसके ऊपर क्वेश्चन ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ट्राइब्स, जैसे कि माघी हो गया और एक भोजपुरी ट्राइब है, माले ट्राइब है, ये काफ़ी सारे ट्राइब्स का एक कम्बिनेशन करके इसके अंदर स्टडी में लिखा है कि उनकी कैसे कोर्स ऑफ लाइफ क्या था, क्या उनकी आर्ट थी, कैसे उनमें मेटेरियल पोलियंड्री, क्या मैरिज सिस्टम था, क्या उनकी रिलीजियस एक्टिविटी थी, वो सब इसमें मेंशन है। तो ये कब लिखा था, 1976 की पब्लिकेशन थी। ऐसे तो उन्होंने कल्चर कॉन्डर्स ऑफ ट्राइबल बिहार ये भी लिखी थी 1966 में ही, जिसमें वो छोटा नागपुर रीजन के बारे में बता रहे हैं। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि क्या क्या एक थिंकर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए उनके जो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। जैसे इनका एलपी विद्यार्थी का अप्लाइड और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्या कहना था, क्योंकि ये एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसका ये हेड कर रहे थे। उसमें इन्होंने स्टडी करी थी कि कैसे ट्राइबल्स के ऊपर प्लानिंग का एक इम्पैक्ट कैसे रहता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि ट्राइबल्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट की इतनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो पहले अपना अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की तरह काम करते। फिर उन्होंने खुद जब एंथ्रोपोलॉजी खुद उस पॉलिसी में इन्वॉल्व हो जाता है, खुद काम करने लगे, उसको एक्शन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ उनके काफ़ी जैसे मार्जिनलाइज को कैसे एम्पावर करना है, रिफॉर्म्स क्या क्या है, इनसे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी वर्क किया था। तो आप एक बार इन थिंकर्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक उन्होंने इथनोग्राफ भी तैयार किया था, वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज, 2015 में काफ़ी फेमस सा हुआ था वो। आपको फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। जो आपकी लास्ट पर्सनैलिटी है एम.एन. श्रीनिवास, ये मैसूर रीजन के थे, इनके नाम में भी मैसूर आता है, मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये 1916 में इनका बर्थ हुआ था, 1999 में ये एक्सपायर हो गए थे। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या है, आप क्या क्या देखोगे इनसे रिलेटेड, एक तो देखोगे ब्राह्मणाइजेशन, जो कि फर्दर बाद में जाके क्रिटिज्म के बाद संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया था इन्होंने। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे,
इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग सोसाइटी अमंग कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और इसके साथ साथ में जब ये रामपुरा कहाँ पड़ता है, रामपुरा में स्टडी करी थी ना, उससे रिलेटेड उन्हें बुक लिखी थी रिमेंबर्ड विलेज। वहाँ पे क्योंकि 13 महीने के आसपास रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो बुक लिखी थी रिमेंबर्ड विलेज, इसमें क्या है रामपुरा, इस विलेज के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। 1976 में इन्होंने सोशल चेंज के ऊपर बुक लिखी थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में। फिर जो ये इंडियन विलेज वाली बुक थी, इसको इन्होंने एडिट किया था 1955 में, ठीक है ना। बाद में फर्दर इसको एडिट भी किया था इन्होंने। वैसे बुक किसकी थी, एस सी दुबे साहब की बुक थी, ठीक है। और ये जो है ना नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये उस टाइम का स्टेटस बता रहा है कि क्या स्टेटस था, कि कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे एक ना राष्ट्रभाव की भावना आई थी, इसके ऊपर ये बुक है। तो इनका जो सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन, उसको देखते हैं। वेस्टर्नाइजेशन क्या है कि उस टाइम में जो ब्रिटिश था कल्चर था, उसका क्या इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर पे रहा है, वो कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कि जिसकी वजह से हमारे कल्चर में चेंज, हमारे इंस्टीट्यूशन में चेंज, हमारी सोशल प्रैक्टिस में कैसे चेंज आया, हमारा वे ऑफ लिविंग कैसे, सब्सिस्टेंस कैसे चेंज हुआ, हमारे बिलीफ सिस्टम क्या चेंज हुए, हमारी टेक्नोलॉजी क्या चेंज हुई, वो सारा किसके अंदर हम देखते हैं वेस्टर्नाइजेशन की। वेस्टर्न का क्या इन्फ्लुएंस रहा है हमारे लिए। वेस्टर्न सिस्टम कौन थे, ब्रिटिशर्स या फिर जो अदर यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया था, वो सब, ठीक है। संस्कृताइजेशन को हम कैसे देखते हैं कि जब एक सोसाइटी इमिटेट करने लग जाती है अपर कास्ट को या हायरार्की में जो उनसे ऊपर हैं, और उसके बाद 1-2 जनरेशन के बाद जब उनको एक बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एक सिमिलर ट्रीटमेंट मिलने लग जाए, यानी कि उनका क्या होगा, एक तरह से चेंज हो गया, वो संस्कृताइजेशन हो गया उनका, कि हिंदू कल्चर में वो धीरे धीरे अडॉप्ट हो गए हैं, ठीक है ना। वो होते हैं आपका संस्कृताइजेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था डोमिनेंट कास्ट, इनके बीच में ये डोमिनेंट कास्ट किसको देखते थे कि वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास लैंड है, पावर है, सोशल हायरार्की है, वो उसको डोमिनेंट कास्ट मानते थे। तो डोमिनेंट कास्ट के ऊपर भी इन्होंने लिखा है डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा कैसे, तो जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर, ओनरशिप ऑफ लैंड, पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीज़ मिलके एक डोमिनेंट कास्ट को बताती है। और डोमिनेंट कास्ट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। उनके अकॉर्डिंग डोमिनेंट कास्ट बाय बर्थ नहीं थी, चाहे कोई लोअर स्टेटस में अगर उनके नंबर ज़्यादा हो जाए, रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाए, तो वो भी डोमिनेंट कास्ट का स्टेटस एक्वायर कर सकते थे, ठीक है। एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कास्ट सोलिडेरिटी का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कास्ट सोलिडेरिटी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जैसे वर्टिकल क्या हो गया, अप से डाउन, कि एक ही एरिया में मान लो अपर कास्ट और लोअर कास्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो कॉमनली शेयर करते हैं, जैसे कि डायलेक्ट हो गया, कॉमन बिलीफ्स हो गए, आइडियाज़ हो गए। इस चीज़ को उन्होंने बोला था वर्टिकल सोलिडेरिटी, कि थ्रू आउट हायरार्की वो चीज़ सेम रह रही है, वो चीज़ उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सोलिडेरिटी से उनका मतलब था कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मान लो ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसी कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिसको वो चीज़ सेम कंसिडर कर रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने बोला था सोलिडेरिटी इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण्स हैं नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल इंडिया में, कुछ उनके कॉमन बिलीव्स होंगे, है ना, कुछ उनके रिलीजन के, जैसे लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत एलिमेंट है ना, वो संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं जो भी, तो वो एक कॉमन एलिमेंट हो गया। लेकिन ये सोशल कास्ट के ऊपर अप से डाउन नहीं है,
क्योंकि ये सेम कास्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर वो चीज़ सेम पाई जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी। ठीक है, इन्होंने एक लिखा था ऐसे, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर, उससे रिलेटेड ऐसे, ये उसके टाइटल था उसका, जिसमें वो बता रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है कास्ट डायनेमिक्स में, वो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, कैसे मॉडर्नाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके अंदर ही उन्होंने बताया था कि जैसे धीरे धीरे सोसाइटीज़ क्या होती जा रही हैं, सेक्युलर होती जा रही हैं। ठीक है, रिमेंबर्ड विलेज मैंने आपको बता दिया 1976 का है रिमेंबर्ड विलेज, ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन थी, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे इसमें क्या क्या बताया, संस्कृतराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जो इनकी बुक थी रिलीजन सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया जो 1952 में थी। एक मैंने आपको बताया कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में, रिमेंबर्ड विलेज 1976 में, ये रामपुरा विलेज की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड कम से कम ये चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में जब थिंकर को स्टडी करेंगे तब इनका ओवरऑल स्टडी भी देखेंगे कि इनके पास्ट लाइफ में इनकी एकेडमिक लाइफ कैसी रही, पर्सनल लाइफ कैसी रही, वो सारी चीज़ जब एक थिंकर के ऊपर प्रॉपर स्टडी करेंगे उस टाइम देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही बहुत है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपका, एस.सी. दुबे इंडियन विलेज, जिसको बाद में एडिट किया था श्रीनिवास ने, डी.एन. मजुमदार ये कास्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बी.के. राय विद्यार्थी कंबाइंड ट्राइबल कल्चर, एम.एन. श्रीनिवास नेशनल बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आपकी ये चॉइस आंसर बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें फिर से 4 थिंकर हैं और ये पूछे कि इन थिंकर्स का कौन से ट्राइब के ऊपर काम किया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। जैसे लुइस हेनरी मॉर्गन, इवांस प्रिचार्ड, जूलियन स्टीवर्ट और पियर बोर्डे, ये चारों किस किस से रिलेट करते हैं, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। तो लुइस हेनरी मॉर्गन किस से रिलेट करते हैं, सेनेका नेशन से। ठीक है, इवांस प्रिचार्ड ये किससे रिलेट करते हैं, आपका नोर से। इसके प्रिचार्ड के ऊपर तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। न्यूअर के ऊपर मैंने आपको एक बताया था, कंप्लीट स्टडी भी बताई थी। ठीक है, स्टीवर्ट शोशोनियन भी बोलते हैं इनको, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। और जो आपका पियर बोर्डेविच के, ये अगेरियंस के ऊपर। तो अभी एक एक पर्सनैलिटी को देखते हैं, फिर आपको अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले है आपका लुइस हेनरी मॉर्गन, यूएसए के, अमेरिका के हैं, क्या है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ये किस चीज़ के फेमस है, ये अपना किनशिप सिस्टम के लिए फेमस है। तो मैंने ये किनशिप से रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जिसमें एक ट्राइब के ऊपर अब लोकेशन आ गई थी, आपको बताना था क्लासिफिकेटरी फिर डिस्क्रिप्टिव। जैसे बताया था मैं, किनशिप इन्होंने 2 तरह का बताया था, क्लासिफिकेटरी, डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें पूछा था ये किसके अंडर आता है, तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी के अंडर आता था। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अभी हम ये देख रहे थे कि लुइस हेनरी मॉर्गन ये सेनेका नेशन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जो इनकी एक पब्लिकेशन थी, लीग ऑफ इरोक्वाइज, ये जो इन्होंने इनका सबसे मेजर फर्स्ट मेजर वर्क था इनका, लीग ऑफ इरोक्वाइज, ये 1851 में इन्होंने अपना पब्लिश किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, अच्छा इरोक्वाइज लीग से समझते हैं ना, ग्रुप होगा, और इनसे रिलेटेड एक टर्म होती है, उसका टर्म ना जिसको बोलते हैं हो दिन हो सोने। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है HAU, हो दिन हो सोने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ लॉन्ग हाउसेस, मतलब कि ऐसी बिल्डिंग है काफ़ी लंबी लंबी है ना, उसको बोलते हैं पीपल ऑफ लॉन्ग हाउसेस, बिग बिल्डिंग्स, लॉन्ग बिल्डिंग्स को ये टर्म। तो लीग ऑफ इरोक्वाइज क्या है, वहाँ का जो नेटिव ग्रुप है वहाँ के उस टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में ये टोटल 5 है, जो कि 1722 में एक और ऐड हो गया था, फिर 6 हो गए थे। तो ऐसे 5 नेशंस का ग्रुप था,
उसको बोलते थे लीग ऑफ इरोक्वाइज। ठीक है, उसमें से एक ग्रुप था सेनेका। तो अदर एक आधा आपको जैसे आपको याद होना चाहिए, मोहाक भी था एक। जैसे एक इस पे क्वेश्चन आ गया तो कल को आपको पता होना चाहिए नहीं क्या क्या था। ओनिडा, ओनंदागा, एक सेकंड, ओनंदागा एक था, क्योंगा आपका 4 तो ये हो गए, एक बच गया आपका सेनेका। तो इन 5 के ग्रुप को बोलते थे लीग ऑफ इरोक्वाइज। ठीक है, 1722 में फिर इनमें जो तुस्कोरा पीपल हैं, जिस तुस्कोरा तुस्कोरा पीपल हैं, ये भी ऐड हो गए थे। तो टोटल 6 ग्रुप बन गए थे। ठीक है, इन नेटिव जो वहाँ के नेशंस थे उस टाइम, प्रीवियस हिस्ट्री के काफ़ी 1100-1200 के आसपास के जब ये एग्जिस्ट करते थे तब का है। धीरे धीरे जैसे उनका मर्ज होता गया, फिर ये उन्होंने एक जैसे उसको एक ट्री के अंदर आके इन्होंने एक ट्री के नीचे बैठ के इन्होंने फिर एक साइन किया कि हम 5 नेशन बन जाएंगे। तो फिर ये सारे आके मिलके एक कन्फेडरेसी सी बना ली थी इन 5 ने, जिसका नाम फिर इसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी। तो उनके अंडर कैसे उनकी किनशिप सिस्टम क्या है वो सारी स्टडी करी थी। तो ये आती है आपकी लीग ऑफ इरोक्वाइज में। ठीक है, एक इनकी पब्लिकेशन आपको और पता होना चाहिए कि इन्होंने लिखी थी, एक तो एंशिएंट सोसाइटी, 1877 में। इसमें इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी सोशल इवोल्यूशन की, कि हमारी सोसाइटी कैसे इवोल्व करी होगी। उन्होंने कहा था एक यूनिलेटरल इवोल्यूशन है, कि हर एक सोसाइटी सेम फेज से ग्रो करेगी, जैसे सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइज, ये तीनों स्टेज ही हर एक सोसाइटी फॉलो करेगी। ठीक है ना, समझ गए। तो क्या क्या स्टेजेस दी थी, 3 स्टेज दी थी, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, सोशल इवोल्यूशन के। ये कौन सी बुक बनी थी, एंशिएंट सोसाइटी में 1877 में। इसके अलावा एक और थी इनकी काफ़ी फेमस बुक है, वो भी सिस्टम्स ऑफ कॉन्सेंगुटी यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। ठीक है, ये 1871 में ये बुक लिखी थी। इसमें ये क्या बता रहे थे कि कैसे उन्होंने जो किनशिप क्लासिफिकेशन किया था, कैसे एक कंप्लीट वर्ल्ड के स्केल पे कैसे ये किनशिप सिस्टम काम करता है। उन्होंने ये किसके बेस पे दिया था कि डिसेंट और मैरिज को ये एक यूनिवर्सल लेवल पे लगे ये क्लासिफाई करने चाह रहे थे किनशिप को अपना। फिर वो जो जैसे 2 क्लासिफिकेटरी थी और एक डिस्क्रिप्टिव, इन 2 में, और फिर उन्होंने स्टडी करी थी इसकी। ठीक है, एक ही कार्ल मार्क्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने मटेरियलिस्टिक अप्रोच दी थी इसकी इवोल्यूशन की। उनका कहना था कि जो सोशल इवोल्यूशन है, मटेरियल चीज़ों को जैसे लोगों को इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की रहती है, तो वो उसको इन जो उनकी जो विल है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने की, वो ही उनको फर्दर उनकी सोसाइटी को, उनकी डेवलपमेंट, सोसाइटी के जो अदर फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना, उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। मतलब एक तरह से मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही हैं जो उनको पुल कर रही हैं फर्दर डेवलेशन के लिए। ठीक है, जो उनकी सोसाइटी में एक तरह का ड्राइविंग फैक्टर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी देखते हैं, इवांस प्रीचर्ड, एडवर्ड इवांस प्रीचर्ड। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड के थे, एडवर्ड इवांस प्रीचर्ड। ठीक है, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया स्टडी तो इनकी न्यूयॉर्क पे थी, वहाँ पे जो निलोटिक पीपल हैं, इनको निलोटिक पीपल भी बोलते हैं, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी कि वहाँ का उनका लिवलीहुड कैसा है और वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा है। 1940s की है। ठीक है,
एक इनकी काफ़ी फेमस दूसरी पब्लिकेशन जो आपको पता होनी चाहिए, विचक्राफ्ट, ओरेकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे ट्राइब, अजांडे, ठीक है। ये इन्होंने 1937 में लिखे थे। अजांडे कहाँ का ट्राइब है? ये सेंट्रल अफ्रीका का ट्राइब है। ये जो है नूर, ये आपका साउथ सूडान, जैसे मैंने आपको एक नील रिवर का बताया था, ब्लू नाइल वाइट नाइल ऐसे कंबाइन होकर साउथ सूडान, फिर सूडान, फिर इजिप्ट में ऐसे पास ऑन करती फिर मेडिटेरियन सी में चली जाती है ना, तो साउथ सूडान में ये आपका न्यूअर ट्राइब पड़ता है। इससे रिलेटेड इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी। क्या क्या स्टडी करी थी? वहाँ के कल्चर पैटर्न ऑन पॉलिटिकल पावर कैसे वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वहाँ पे किंची सिस्टम क्या है, मैरिज जो रिलीजियस बिलीफ क्या है, उनके ऊपर इसने, उन सारे के ऊपर इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने क्या कहा था, एक तो वहाँ पे जो लीनियज सिस्टम है ना वो सेगमेंट्री है, ठीक तरह से उन्होंने सेगमेंट्री लीनियज सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, न्यूअर की उम्र कैसा है, सेगमेंट्री लीनियज सिस्टम है अगर आ भी जाए तो। नेक्स्ट है जो आपके जूलियन स्टीवर्ट, जूलियन स्टीवर्ट, ठीक है। इन्होंने जो स्टडी करी थी बेसिन प्लाटो में, जो वहाँ के एबोरिजिनल थे उनके ऊपर स्टडी करी थी, उनका सोशो पॉलिटिकल एंगल क्या है, ठीक है। इसमें इन्होंने एक तो शोशोनियन पीपल, उसके साथ साथ यूटो एज़टेकन, ये नॉर्थ अमेरिका में ही ना, ग्रेट बेसिन, तो उसके वहाँ पे जो ट्राइब थे एक तो शोशोनियन और एक ओटो एज़टेकन, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी कि उन्होंने देखा था कि कैसे उन्होंने अडेप्ट कर लिया है वहाँ के जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है, और उनकी जो वहाँ के जो ना इंडिजीनियस जो ग्रुप्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सारा इन्होंने बताया था कि उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कैसे उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसे चल रही है, उसके साथ उनकी रिलीजियस कल्चर प्रैक्टिस, ये सारी स्टडी करी थी उन्होंने इस नाम से, ठीक है। बेसिन प्लेटो एबोरिजिनल सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स, उसमें दो ग्रुप्स की स्टडी अभी है, शोशोनियन एंड यूटो अज़टेकन पीपल, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिखी थी थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज की, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, इसमें इनका क्या कहना था कि जैसे हमने पढ़ा था यूनिलीनियर रिवोल्यूशन, लेकिन इन्होंने उस थ्योरी को डिनाई करते हुए कहा था मल्टी लीनियर रिवोल्यूशन होता है, जो चेंज होता है मल्टी लीनियर होता है, ठीक है। अलग अलग सोसाइटी अलग अलग रेट से डेवलप करती हैं, कोई फिक्स प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं है जिसके थ्रू वो सोसाइटी डेवलप करेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सनैलिटी को देखते हैं। ये समझ गए ना कि इन्होंने जो हेनरी मॉर्गन का जो कॉन्सेप्ट था यूनिलीनियर रिवोल्यूशन, उसको डिनाई करते हुए इन्होंने क्या बोला था, मल्टी लीनियर सोसाइटी को, मल्टी लीनियर रिवोल्यूशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो है आपका पियर फेलिक्स बोर्डो, ठीक है। पियर फेलिक्स बोर्डो, ये कंप्लीट नाम है इनका, ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी थी, इन्होंने एक प्रैक्टिस के ऊपर काम किया था, जैसे कि आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, और थिक लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये दो काम किए, काफ़ी फेमस हैं जो इनसे रिलेटेड आपको याद रखना चाहिए। ये 72 में, फिर बाद में आगे जाके 1980s में। अच्छा, इनसे रिलेटेड इन्होंने एक टर्म दी थी, जो कॉन्सेप्ट जो आपको पता भी होना चाहिए, हैबिटस का। उनका कॉन्सेप्ट क्या था, एक
एनालॉजी सी है जो आप एक सिंगल लाइन में आपको याद रखनी है कि स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्स प्री डिस्पोजिंग इंडिविजुअल्स टू परसीव थिंक एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर्ड हैं, ठीक है ना, कि ऑलरेडी वो फिक्स हैं, जो कि इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर वे में चीज़ों को परसीव करने में, थिंक करने में और एक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा हो जब भी कोई मंदिर के सामने से जाता है तो ऐसे सर झुकाता है, एक तरह पूजा के लिए वो करते हैं, तो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर है, वो लोगों को एक्ट कर रही है। जैसे घर में जाने से पहले हम या मंदिर में जाने से पहले हम अपने शूज़ को, चप्पल को बाहर निकाल देते हैं, ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर है जो आपको फोर्स कर रही है, मतलब एक तरह से आपको ऐसे खुद को बना रही है कि आप उसी वे में एक्ट करो। हर एक को इंडिविजुअल जाके बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको ये क्या है, एक स्ट्रक्चर सा तैयार हो गया कि भाई ऑलरेडी अंदर जाने से पहले चप्पल बाहर निकालनी है। ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया उस चीज़ का जो इन्होंने बताया था कि हैबिटस, एक तरह का हैबिचुअल कर दी उसने वो चीज़, ठीक है ना। अब यही कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस में एक्सप्लेन किया था आगे जाके कि कैसे हैबिटस वो उसके सोशल स्ट्रक्चर के सराउंडिंग एक रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। कि बता रहा था कि कैसे अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिसेस कैसे आपके हैबिटस के थ्रू वो चीज़, हैबिट्स को आप एक हैबिट की तरह मान लो, कैसे उस चीज़ को शेप हो रही है। एवरीडे लाइफ का एग्जांपल देके उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था हैबिटस वाली बुक में। ये इसमें लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस में ये एग्जांपल थे। इसमें जो मैंने आपको वो बताया था कि स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्स वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस का है। ये इन्होंने एक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्होंने जो कहा था ना, ये स्ट्रक्चरल स्पेस है ना, जो सोशल स्ट्रक्चरल स्पेस है वो एक तरह का क्या है, एक फील्ड है। ये मान लो जैसे कि एनर्जी फील्ड सुना आपने, ऐसे ही एक फील्ड है। उस फील्ड के अंदर आपका कुछ फिक्स, जैसे कि होता ना, जैसे कि मंदिर क्या है, एक फील्ड है ऐसे मान लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी, एक फिक्स उसमें वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़ होगा, वहाँ के नॉर्म्स कुछ होंगे, वहाँ पे हायरार्की फैक्टर कुछ होगा, वहाँ पे पावर रिलेशन कुछ होगा। तो उस फील्ड के अंदर वो चीज़ कैसे परफॉर्म कर रही है, वो चीज़ टर्मिनोलॉजी है फील्ड, फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। कि हाँ इस फील्ड के अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स अपना रोल निभाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपका हैबिटस के ऊपर, ठीक है। हैबिटस क्या आपकी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको फोर्स करनी है या फिर आपको एक तरह से गाइड करती हैं कि कैसे आप अपना वहाँ पे परफॉर्म करोगे। समझ गए, तीन चारों थिंकर्स को हमने देख लिया। अब आप समझ पाओगे कि कैसे इसका आंसर आ रहा है कि लुइस हेनरी मॉर्गन कैसे सेनेका नेशन से रिलेटेड करते हैं, स्टीवर्ट कैसे शोशेनियन और यूटो एजटन से रिलेटेड था, पियर बोर्डे कैसे अगेरियन से रिलेटेड था, इवान स्प्रिचर्ड का कैसे न्यूअर्ट से रिलेटेड था। तो उनके वर्क से ये रिलेटेड है, काफ़ी ईजी से हैं। ये पर्सनैलिटी आपके सिलेबस में मेंशन भी है, तो आपको इनको कवर भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसके अंदर क्या है कि 4 स्पीसीज हैं और किसने किसको फाइंड किया था वो बताना है। तो सीनेट एंड अदर्स, ETL का मतलब होता है एंड अदर्स, ठीक है, कि इनकी टीम होगी बाकी सारे और ये पर्सनैलिटी। 2001 में इन्होंने किसको फाइंड किया था, ब्रूनेट एंड अदर्स, टिम वाइट एंड अदर्स, रेमंड आर्ट। तो ये आपको क्रॉस मैच करना है, ठीक है। रेमंड आर्ट काफ़ी फेमस है ऑस्ट्रोपिथिकस अफ्रीकानस के लिए, इनका नाम रखा था इन्होंने, ठीक है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि आप देखो कोई डी में सेकंड किसके लिए है, इन दो चॉइसेस के लिए बचता है डी में सेकंड, ठीक है। तो फिर चलो आगे, अब आपने अगर और नहीं सुन रखा हो तो ठीक है, वरना मैं आपको एक एक स्पीसीज एक्सप्लेन करते हैं, फिर अपना क्रॉस चेक भी कर लेंगे। ये आपका मैप है कि यहाँ पे इजिप्ट वाले में जो स्पीसीज मिल गई इजिप्टोपिथिकस, पिथिकस का मतलब होता है एप लाइक, ठीक है। रामिदस, ये साहेल रीजन, ये साहेल रीजन है आपका कंप्लीट। तो इसमें ये देश जो हाईलाइट है वो कौन सा देश है,
चड देश है, तो इसी के नाम पे चडेंसिस हो गया, साहिल एंथ्रोपस चडेंसिस। किनेंथ्रोपस प्रोकॉन्सिल ओरोरिन तुजेंसिस, यहाँ पे तुजेन हिल है जिसके नाम पे उस स्पीसीज का नाम होगा तुजेंसिस, ठीक है। ये रामिदस का डब्बा, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस हो गई। तो आपको इन स्पीसीज के बारे में अच्छा एक जो स्पीसीज है इनको स्टडी करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न जैसे जो आपको याद रखना है कि कोई भी स्पीसीज हो उससे रिलेटेड आपका उसको फाउंडर कौन था, उसके फोसिल का फाउंडर थिंकर, अगर उसका नेम है तो नेम, या नेम के पीछे कोई बैक स्टोरी है तो वो, उसके फोसिल एविडेंसेस में क्या कुछ इंक्लूड है, ठीक है ना। और वो उसका जो ये कंप्लीट जो है ना ट्री ऑफ इवोल्यूशन में वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपको ये 3-4 चीज़ें हर एक फोसिल के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको फोसिल एविडेंस याद है और उससे रिलेटेड आपको जैसे कि कुछ फैक्ट्स होंगे, जैसे कि आप फिर कंफ्यूज नहीं करोगे। मान लो कि आपको एविडेंस ही स्कल के मिले हैं तो आप उसके बारे में आपको लेग्स या फिर पेल्विस रीजन हो गया, लेग्स रीजन हो गया, तो आपको उसके बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब जब फोसिल एविडेंस ही स्कल के मिले हैं तो आप हाइपोथेसिस में ऐसे थोड़ी कि कुछ भी छाप दोगे, तो आपको फोसिल एविडेंस से आप रिलेट कर पाओगे आपको कंटेंट क्या लिखना है, क्या याद रखना है, ठीक है। अभी एक एक स्पीसीज को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामिदस को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामिदस। तो आपको इवोल्यूशनरी ट्री भी पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं आरडी पिथिकस को, ठीक है। आरडी पिथिकस रामिदस, ठीक है। आरडी का क्या मतलब होता है इसमें, आरडी का जो अफार रीजन है ना, ये जो आपको मिला ना ये रीजन देख रहे हो इथोपिया में, ये कौन सा रीजन है, अफार रीजन, ठीक है। वहाँ पे आरडी का मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर, ठीक है। रामिड का मतलब क्या हो गया, रूट, मतलब कि जो एक तरह से ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ये इसलिए उसका नाम मिल रहे हैं। अब ये इन्होंने नाम क्यों रखा, क्योंकि जो इनकी लेग की स्ट्रक्चर थी वो एक तरह से मिक्स सी थी, ना तो वो परफेक्टली बाईपेडल थी ना ही क्वाड्रीपेडल थी, लेकिन ये ग्राउंड वॉकिंग और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के लिए कैपेबल नहीं थी। लीपिंग के लिए इसमें जो इनकी ना टीबिया, आपने बोन सुना होगा, टीबिया हो गए, टार्सल्स हो गई, इनकी लेंस को देखते हुए इनको लगा कि ये लीपिंग एबिलिटी के लिए ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। और एक तरह से पाम वॉकिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैट फुट था, तो आर जैसे हम ह्यूमन फिट में क्या आर्चेज होती हैं, तो फ्लैट फुट होने की वजह से इनको पाम वॉकिंग के लिए ये ज़्यादा सूट कर रहे थे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट क्या आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, जो इसका ब्रेन साइज है काफ़ी स्मॉल सा था, अप टू जो है ना कि जिसमें 400 to 500 सीसी इतनी कैपेसिटी की आस के, तो ये था। तो ये जो इसकी वैसे मेजरिंग में कितनी आई थी, जो स्केलेटन उसको मिला था उस टाइम में 350 सेंटीमीटर क्यूब ये थी, ठीक है ना। ये वैसे तो जो मॉडर्न चिंप होता है उससे छोटा है। जैसे आप बाद में अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम उस टाइम भी पढ़ेंगे जीवन क्या होता है, गोरिल्ला, ओरंगुटन, चिंप, ठीक है ना। इन सारे की करेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर करेंगे तो आप रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। अभी इस स्पीसीज़ को देख रहे हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई तो जल्दी से इसको कवर भी करते हैं। तो एक इसका जैसे जो बोन मिली थी, इसके फेस कैसा था, मोर पैगनेटिक था, ठीक है। मतलब एक तरह से ऐसे होता है एप की तरह फेस बाहर निकला होता है, ह्यूमंस का ऐसा नहीं होता, तो ये एप लाइक फीचर था इसमें, ठीक है। जो इनके कैनाइंस थे, जैसे आपने देखा जो कैनाइंस हैं ह्यूमंस में वो एक दूसरे के ऊपर सेट होते हैं, ठीक है ना। हमारा डेंटल फॉर्मा 3122 नहीं गलत, हमारा क्या 2123, ठीक है ना, जिसमें क्या है 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये ना मेरा डेंटल फॉर्म 32 टीथ का। तो जैसे इसके जो कैनाइंस है ना,
हमारे कैनाइंस एक दूसरे के अंदर पिंच नहीं होते, तो इसके क्या होते हैं, पिंसर हो रहे थे थोड़ा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि चिम्स में क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो कैनाइन है काफ़ी लॉन्ग सा कैनाइन होता है और उनके बीच में स्पेस होता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लॉकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, ये तरह का एक है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर भी है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ के एक कैरेक्टर को देख के हम उनका जेंडर को आइडेंटिफाई कर पाए, मेल फीमेल का। तो जो रामिदस वाली स्पीशीज़ है उसमें जो अपर कैनाइन थे ना, वो इतने एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे थे जिसमें हम मेल और फीमेल को सेपरेट कर पाएँ। लेकिन जो हमने चिम्स वगैरह में देखा था, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें मेल्स के पास क्या थे, लार्जर और शार्पर अपर कैनाइंस होते हैं, जो उनको फीमेल्स में नहीं होते, तो उससे सेक्सुअली डिफरेंट बनाते हैं। तो टीथ बोन को देख के हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि मेल गए फीमेल गए। ठीक है, फीट के बारे में हमने बात कर ली है, तो इससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज देखते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज क्या है आपकी, ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकानस। और अच्छा, ये आर्डिपिथेकस कडब्बा है ना, कडब्बा। और ये पहले ये मानते थे कि रामिदस और कडब्बा सेम है, लेकिन फिर बाद बाद में इनको डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, ये देख लेते हैं। तुगेन हिल्स यहाँ पे हैं केन्या में, तो इसका नाम हो गया तुगेंस। ओरोरिन का मतलब होता है ओरिजिनल, इनकी लैंग्वेज में किस किस चीज़ को बोलते हैं, ओरिजिनल। ठीक है, जो केन्या की पैलेंटोलॉजिकल एक्सपीडिशन थी उसके साथ में जो पर्सनैलिटी थी, ब्रिगेट सीनट। ठीक है, तो ये सारे और अदर कुछ लोग भी थे। तो ये जब मिलकर वहाँ पे एक्सपीडिशन कर रहे थे तुगेन हिल्स में, तो उनको 5 इंडिविजुअल्स के फॉसिल एविडेंसेस मिले थे। ठीक है, फॉसिल फ्रैगमेंट्स मिले थे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड थे, आपकी लिम्ब बोन्स, आपके जा, ठीक है ना, जा फ्रैगमेंट्स थे और टीथ थे। तो ये सब इसके मिले थे। तो इस स्पीसीज़ के बारे में हमको ये सब देखना है। तो जिससे आपने नाम से क्या याद रखना है, तुगेन लैंग्वेज में ओरोरिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल। हिल्स के ऊपर है तो इसका नाम ये रख दिया। तो इसका जो हमको ये साइट मिली थी उसके ऊपर क्या क्या 4-5 इंडिविजुअल्स के जो हमको स्पीसी मिले थे, टीथ, लिम्ब और जा, और थोड़ा बहुत जो स्कल फ्रैगमेंट मिले थे उसके बेस पे। तो स्कल कैसी थी इसकी, कि जो मॉडर्न चिंपैंजी के साइज़ की थी ना, उस शेप की तो इसकी स्कल स्कल थी, वैसे ही इसका साइज़ था उतना। ठीक है ना, तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं किससे, चिंप से, क्योंकि उसकी स्कल और साइज़ दोनों सेम से थे। तो जो जाज और टीथ हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव डेंटल एनाटॉमी थी उनकी। जो टीथ के ऊपर है थिक इनेमल था। ठीक है, इनेमल पता है ना, थिक कवरिंग सी होती है, जो वाइट लेयर सी होती है, वो काफ़ी थिक था, जो रिप्रेजेंट करते हैं इनकी जो डाइट रही होगी काफ़ी हार्ड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब चीयर आउट करने के लिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गई। तो इनको चू करने के लिए जो टीथ थे वो वैसे अडेप्ट हो रखे थे। ठीक है, और कुछ इनके जो कैनाइंस थे वो स्मॉल थे। ठीक है ना, तो ये स्मॉल कैनाइन थिक एनिमल किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रूट, जो फ्रूटरी डाइट होती है, वेजिटेबल डाइट होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो लिम्स थे इनके वो रिप्रेजेंट करते थे कि पॉसिबल बाइपेडलिज्म को, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन बाइपेडलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फीमर की लेंथ थी ना वो कंपेरेटिवली मॉडर्न ह्यूमन से तो डिफरेंट थी, और जो उस टाइम के जो ऑस्ट्रोपिथेशियन थे उनसे काफ़ी मैच कर रही थी। ठीक है, ये मिला था हमको 6 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी जो लिम्बोन्स मैच कर रही थी अप टू 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, जो स्पीसी मिली उनसे मैच कर रही थी। ठीक है, तो लेकिन जो लेग बोन्स के जो इनको फ्रेगमेंट्स मिले हैं वो इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं मिले हैं जिसके बेस पे हम कोई क्लियर कंक्लूजन पे पहुंच पाए। इसमें ये जो स्पीसीज थे ना, ऐसे बोला कि इट कैन बी बाइपेडल और इट कांट बी। ठीक है,
तो लेकिन वो ये जब तक क्लियर फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिलेंगे तो अभी इसको इनकन्क्लूसिव ही मान के चलो, आपकी इनकन्क्लूसिव है, इसका हम क्लियर कट हुए नहीं बता सकते कि कैसा रहा है। तो इसके बारे में ये जो फॉसिल एविडेंस है ये हमने देख लिया, टीथ के बारे में देख लिया, जॉ स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, ठीक है ना। तो जॉ कैसी थी, एक तरह से चबाने वाली थी, जिसकी वजह से इसकी फ्रूटी डाइट जो हमने प्रेडिक्ट करी थी। अरे कुछ ये जो रीजन है वो फॉरेस्ट रिच रीजन भी है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट में फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीसीज देख लेते हैं, साहेलैंथ्रोपोसिस चडेनेसिस, ठीक है। जो कंट्री से मिला है वो उसका नाम है चड, तो वहाँ से उसका नाम हो गया। साहिल मैंने अब जिसको बताया रीजन का नाम है, इसका एक निकनेम भी होता है तोमोई, ठीक है। अब ये तोमोई नाम इसका कैसे पड़ा था, जो उस टाइम के वहाँ पे इड्रिस डेबी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बताया था कि जिस रीजन से ये फॉसिल एविडेंस मिला है ना, उन पे वो वहाँ का एक फ्रेंड होता था। तो उस फ्रेंड जो कि बाद में जब एक्सपायर हो गए थे, मतलब एक रिवोल्ट हुई थी जिसमें वो मारे गए थे, तो उसके बर्थ प्लेस था ये रीजन तोमोई। तो उसने उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में जो एविडेंस मिला था उसका नाम वहाँ पे फॉसिल एविडेंस में उसका नाम तोमोई रख दिया, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साहेलैंथ्रोपस चडेनेंसिस, ठीक है। इससे रिलेटेड हमको क्या क्या फॉसिल एविडेंस मिले हैं, इसमें हमको मिले हैं जॉ के पीसेस, टीथ के पीसेस, ठीक है, एक ब्रेन केस मिला है। अब जैसे कि ये मैंने आपको दिखा भी रखा कि ये जो ब्रेन केस मिला हुआ ये ऐसा था। अब वैसे जैसे ब्रेन केस के हिसाब से आप बता सकते हो, जैसे नोज स्ट्रक्चर कैसे है, गैप कम है, यहाँ पे बरो रिजेस काफ़ी चौड़े हैं, ठीक है ना। इनको देख के आप थोड़ा सा हल्का सा आप एक तरह से रिमेंबर कर पाओगे कि क्या ऐसी कैसी शेप है और क्या पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट हर कोई याद करेगा, पेपर में हर एक पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा कि जैसे कि जॉ कैसी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपको कई थ्योरी के एग्जाम में वहाँ पे लिखना होगा। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं कि निकनेम क्या था, कहाँ पे मिला था, कौन से थिंकर ने फाइंड किया था, ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है। सॉरी, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 320 से 380 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक है। इनको फाइंड किसने किया था, ब्रूनेट ने। तो इसका आंसर में वो आ जाएगा, ठीक है, वो चॉइस आ जाएगी ब्रूनेट एंड अदर्स वाले। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट स्पीसीज को देखते हैं, जो चॉइस बच गई है आपकी टोंग फोसिल, जिसको हम ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकानस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, टोंग फोसिल, टोंग चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि जो फोसिल मिला है ना वो एक ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे का है। वहाँ पे इसको जैसे उसके जो स्कल मिली थी उसमें उनको 20 मिल्क टीथ मिले थे और 4 परमानेंट टीथ मिले थे, 4 परमानेंट फर्स्ट मोलर्स मिले थे। तो इनके बेस पे ही उनको पता चला कि भाई ये जो फोसिल है ये तो एक बच्चे का फोसिल है। अब इस फोसिल की स्कल ब्रेक हो रखी थी, लेग ब्रेक्स हो रखी थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये गिर गया था और उसके बाद गिरने के बाद इसकी डेथ हो गई थी, तभी ये फोसिल फॉर्म में ऐसे ही कर रह गया। फिर ये जब मिला तो इसका नाम चाइल्ड लगा दिया, टोंग चाइल्ड। टोंग क्या है, एक उस रीजन का नाम है जहाँ पे ये मिला है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में एक जगह है बेक्यूनालैंड, ठीक है, वहाँ पे ये मिला है, तो उसी के नाम पे इसका फोसिल का नाम रख दिया। अब इसकी जो जियोलॉजिकल एज है वो वैसे तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इसको ऐसा मानते हैं कि मिडल मियोसिन और लोअर पार्ट ऑफ अपर प्लियोसिन में ये एग्जिस्ट करता होगा। इसकी कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको इनके फोसिल से देखने पे मिली है, जैसे इसकी कम जो क्रेनियम पोर्शन है वो, और उसके जो फेशियल पोर्शन है उनको देख के कैसा लगता है कि ये क्या है, क्या पता चिंपैंजी से रिलेटेबल हैं, ठीक है ना। अब जो इसका प्री मैक्सिला है वाला है वो एप्स की तरह काफ़ी अच्छे से वेल डेवलप है। जो नेज़ल बोन जो उसकी स्कल की मिली थी उसमें वो ऐसे लग रहा था कि चिंपैंजी से रिलेट कर रही है। फेस है चिंपैंजीज की तरह ही, प्रोग्नेथस है आगे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड हो रखा है,
ठीक है। जो अपर जा होती है उसमें इसका एक गैप सा है जिसको हम उस गैप को डायस्टेमा बोलते हैं। अपर जा में क्या है, डायस्टेमा, इसको क्या बोलते हैं, गैप सा, गैप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अपने इंसिजर्स, कैनाइंस, इसके बीच में जो गैप हो गया अपर जा के ऊपर, ये आप मान लो अपर जा है, ये आपके लोअर जा है। ठीक है, यहाँ पे टीथ है, तो ये इंसिजर्स और कैनाइन के बीच में गैप है जिसको डायस्टेमा बोल रखे हैं। अब ये गैप होने की वजह से क्या है कि जो दो टीथ के बीच में ना एक दूसरे को जब ये नीचे से जो टीथ आएगा वो इसको गैप के अंदर फिल हो जाएगा। तो ये कैसी है, एक तरह से कटिंग वाली एबिलिटी होती है। तो इनकी डाइटरी कैसी रही होगी, ये तो नॉन वेज टाइप की। ठीक है, ये जो दिया था रेमंड डार्ट ने दिया था, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 520 सीसी के आसपास थी। इसमें सिमिलरिटीज़ दोनों है कि भाई एप से सिमिलर भी हैं, डिसिमिलर भी हैं। वो आगे जब कंप्लीट बाद में पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अब लगा पाओगे कि रेमंड डार्ट अफ्रीकानस, सीनेट एंड अदर्स, ब्रिगेड सीनेट एंड अदर्स, ओरोनिथोजेनेसिस, और टिम वाइट, ऑस्ट्रोलोपिथिकस रामिडस, और जो ब्रूनेट एंड अदर्स ये साहेल। ठीक है, ये आपकी चॉइस में ये आंसर बन जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए ताकि आपके प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से रहे। ये उनकी एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको कुछ थोड़ा याद करना है तो स्क्रीनशॉट लगा के आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, ये एस सी दुबे साहब से रिलेटेड एक स्लाइड है, इसमें थोड़ी बहुत मैंने बुक्स लिख दी हैं। ये उन बुक्स का जैसे मैंने आपको बताया था, हल्का हल्का ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट बुक्स का याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से खुद से रिलेट भी कर पाओ। ये डी एन मजूमदार साहब, ये एल पी विद्यार्थी। ठीक है, ये सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, इसके लिए जो मैंने बुक रेफ़र करी थी वो उपाध्याय एंड गया वाली बुक थी। अगर आपको उसमें से रिलेटेड कंटेंट मिले तो आप उसको देख पाऊँ। ये एम एन श्रीनिवास साहब, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, फिर सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था हमने। डोमिनेंट कास्ट का मैंने आपको बताया कि ये डोमिनेंट कास्ट किसको मानते हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर को मानते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कास्ट सॉलिडेरिटी हमने पढ़ा था। रिमेंबर्ड विलेज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये देखा था। फिर ये लुइस हेनरी मॉर्गन हो गए, इनका जो लीग ऑफ इरोक्वाइज वाली बुक देखी थी। ये सिस्टम ऑफ कॉन्सेग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली 1871 में जो बुक आई थी, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप के बारे में बोला था। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच देखी थी। इवांस प्रीचर्ड के बारे में हमने देखा था, न्यूयॉर्क की स्टडी और विचक्राफ्ट, ओरेकल्स एंड मैजिक अमंग द एजान द ट्राइब, जो इन्होंने दिया था इवांस प्रीचर्ड ने। हमने देखा था कि सेगमेंटेड लिनियज सिस्टम है। स्टीवार्ड हैं, इनकी कल्चरल चेंज, मल्टीलिनियर रिवोल्यूशन देखा था। शोशनिया और यूटोटेकन पीपल के बारे में स्टडी। ये पेरी फेलिक्स बर्डे हैं, इनसे रिलेटेड हमने देखा था जो हैबिटस का कॉन्सेप्ट था और फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, ये स्पीसीज है, जैसे आर्डिपिथेकस रामिडस की स्कल हो गई, ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकानस की स्कल होगी, ओरोनिथोजेनेसिस, जैसे इनकी स्कल पे देख रहे हैं ना आप, ये मिनी काफ़ी क्राउन टाइप का है। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिन जब आप फोटो को देखोगे, रिलेट करोगे तो आप उसको याद कर पाओगे। ये साहेलेंथ्रोपस। ठीक है, इसकी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है, आगे के 5 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट के जो इनके 10 क्वेश्चन होते हैं, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। अगर हो सकेगा तो मैं 80 से 100 आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा, और 70 से आगे 70 से 80 के बीच में हो, अगर छोटा हुआ तो एक वीडियो में, वरना फिर 2 वीडियो आएंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।